स्वागत है दोस्तों आप सभी का भूगोल प्रश्नोत्तरी की शानदार कक्षा में। मैं हूं प्रिंस कुमार जैन और आपके लिए लेके आया हूं भूगोल की पीवाईक्यू सीरीज। अपने पहले सवाल पे चलते हैं। हमारा पहला सवाल है, निम्न कथनों के आधार पर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ठीक। प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत 1967 में एच हेस ने दिया था। ये पूछ रहा है कि ये कथन जो है वो सही है कि नहीं सही है। तो जो श्रीमान एच हेस थे, इन्होंने प्लेट विवर्तनिक का नहीं बल्कि समुद्र तल विस्तरण का सिद्धांत दिया था। समुद्र तल विस्तरण, समुद्र तल विस्तरण का सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? एच हेस ने दिया था। इस प्रकार से ये जो कथन एक है ये गलत हो जाएगा। अगला हम देखते हैं, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत समुद्र तल विस्तरण सिद्धांत के पर आधारित है। ये सही है। जब समुद्र तल का विस्तरण है, समुद्र तल का जब विस्तरण होगा तो महाद्वीपों का विस्थापन भी होगा और प्लेट भी खिसकेंगी। कुछ अपसारी प्लेटें होंगी जो कि बाहर की तरफ खिसकेंगी और जो कुछ अभिसारी प्लेटें होंगी जो कि अंदर की तरफ खिसकेंगी। तो इस प्रकार से जो प्लेट विवर्तनिक का जो सिद्धांत है ये समुद्र तल के विस्तरण के सिद्धांत पर आधारित है। कथन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है, कथन नंबर 1 आपका गलत है। हम देखते हैं कि ये ऑप्शन नंबर जो डी है इसमें है कथन नंबर 1 असत्य है किंतु कथन नंबर 2 सत्य है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित समूहों में से किस एक निम्नलिखित समूहों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है। ये पूछ रहा है कि ये 4 समूह दिए गए हैं, इनमें से भूमध्य रेखा कौन सा ऐसा समूह है जिनमें सभी देशों से गुजरती है। हम देखते हैं कि ब्राजील से भूमध्य रेखा गुजरती है, लेकिन जाम्बिया और मलेशिया से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। कोलंबिया से भी गुजरती है, केन्या से भी गुजरती है और इंडोनेशिया से भी गुजरती है। ब्राजील से भी गुजरती है, सूडान और मलेशिया से नहीं गुजरती है। वेनेजुएला इथियोपिया से नहीं गुजरती बल्कि इंडोनेशिया से गुजरती है। चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी के जो कोड दिए गए हैं ये सारे सही हैं क्योंकि इनमें कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से भूमध्य रेखा गुजरती है। अब हम देखेंगे कि भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर के गुजरती है। तो ये है 13 देश, जो कि 13 देशों से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है, जिनमें आप जैसे इक्वेडोर को ले लीजिए। इक्वेडोर, इक्वेडोर हो गया और कोलंबिया हो गया, कोलंबिया हो गया, ब्राज़ील है। ये दक्षिण अमेरिका के देश हैं, दक्षिण अमेरिका। इसी प्रकार ये गैबन है, गैबन हो गया, कांगो है, कांगो गणराज्य है। कांगो गणराज्य के बाद में हम देखते हैं कि युगांडा है, केन्या है, सोमालिया हो गया। ये आपके सारे के सारे देश अफ्रीका महाद्वीप के हैं जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है। इसके अलावा भारतीय क्षेत्र में हम देखते हैं कि मालदीव है, किरिबाती है। ठीक। तो इस प्रकार से 13 देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है। इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से भूमध्य रेखा गुजर रही है। अगले सवाल पे चलते, नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण भारत के किस एक यामयोतर में दिखाई देगी। भारत की जो प्रधान यामयोतर रेखा है जिसे हम भारत की मानक समय रेखा कहते हैं, मानक समय रेखा, ये कि 82 डिग्री 30 मिनट है और भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। इनमें जो सूर्य की सबसे पहली किरण है, यदि भारत के मुख्य भूभाग में हम देखते हैं तो अरुणाचल प्रदेश की किबीथू, किबीथू, किबीथू ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश यहां से गुजरती है मुख्य भूभाग से। लेकिन अगर हम भारतीय भूभाग में देखते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी भारत का हिस्सा है, जिसमें निकोबार द्वीप समूह के कटचल द्वीप से, कटचल द्वीप से, ठीक, ये आपका लगभग 93 टू 94 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। यहां पर सबसे पहले सूर्य की किरण दिखाई देती है, जो कि आपका अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर है। कितना दूरी पर है? पोर्ट ब्लेयर से 300 किलोमीटर दूर है। ये कटचल द्वीप कहां पर है? कटचल द्वीप है निकोबार में।
निकोबार में। तो इस प्रकार से जो आपका उत्तर हो जाएगा वो 93 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर, जो कि यहाँ पे सबसे निकटतम दे रखा है, इसलिए हमने ये लगा दिया है 93 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर आपकी सबसे पहली किरण दिखाई देगी। अगले सवाल पे चलते हैं। महान हिमयुग का संबंध किससे है? महान हिमयुग का संबंध है यानी कि जब पृथ्वी पर बर्फ की एक चादर चढ़ गई थी तो उसे महान हिमयुग कहते हैं, और इसका संबंध है प्लीस्टोसीन से। प्लीस्टोसीन आज के 20 लाख वर्ष पूर्व से 20 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक, 10,000 वर्ष पूर्व तक का जो समय है वो प्लीस्टोसीन युग का समय है। ये एक ऐसा समय था जिसमें जो हिम की चादर थी वो लगभग पूरी पृथ्वी पर कवर कर गई थी, और इसे हिमानी युग या बर्फ का युग कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो प्लीस्टोसीन युग है वो आपका हिम युग से संबंधित है। अगले सवाल पे चलते हैं। प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत क्राकाटोआ कौन सा है? क्राकाटोआ निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये देश बता रहा है कि इंडोनेशिया में स्थित है। इंडोनेशिया में ये क्राकाटोआ क्यों पूछ रहा है? क्योंकि ये क्राकाटोआ में 1883 में एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी आया था जिसमें बहुत कुछ विनाश हो गया था, इसलिए ये ज्यादा प्रसिद्ध है। और इंडोनेशिया द्वीप पर 120 प्लस सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं इंडोनेशिया द्वीप पर। और इंडोनेशिया द्वीप समूह जो है वो कितने द्वीपों से मिलकर बना है? ये 15,000 प्लस द्वीप से मिलकर बना है। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। तो रूपांतरित चट्टान इसमें कौन कौन सी हैं? संगमरमर। संगमरमर किससे बनती है? संगमरमर बनती है चूना पत्थर से। और क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट बनती है बलुआ पत्थर से। इसके बाद में जो स्लेट है ये सेल से बनता है। और ये तीन की तीनों अवसादी चट्टानें हैं। किस प्रकार की चट्टानें हैं? अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानें कैसी होती हैं? परतदार चट्टानें होती हैं। परतदार चट्टानें होती हैं। और रूपांतरित चट्टानें कैसी होती हैं? रूपांतरित चट्टानें अत्यंत ठोस चट्टानें होती हैं। ये जितनी भी चट्टानें हैं ये अत्यंत ठोस चट्टानें होती हैं, अत्यंत ठोस। ठीक, रूपांतरित चट्टान। ग्रेनाइट आपकी किस प्रकार की चट्टान है? ग्रेनाइट चूंकि मैग्मा से डायरेक्ट बनती है और इसे हम प्राथमिक चट्टान कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक चट्टान। प्राथमिक चट्टान किन चीजों से निर्मित है? ये मैग्मा से। मैग्मा के ठंडे हो जाने से ग्रेनाइट बनती है। तो ग्रेनाइट रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है, ये आग्नेय चट्टान है। कौन सी चट्टान है? आग्नेय, आग्नेय चट्टान। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, भूकंपीय छाया क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन नंबर 1 दे रखा है, एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है। हाँ ठीक है, जैसे ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी में यहां से भूकंप उठा। भूकंप जब उठता है तो भूकंप की इस प्रकार से लहरें उठती हैं। ठीक, और मान के चलें कि हमारी एक भूकंप यहां से उठा तो ये इस प्रकार से निकलेगा भूकंप। तो भूकंप जहां जहां से उठेगा तो भूकंप के केंद्र से जो भी आपकी तरंगे निकलेंगी, हर एक भूकंप की जो तरंगे होंगी वो भिन्न होंगी और उनका जो छाया क्षेत्र होगा वो भी भिन्न होगा। तो जो आपका कथन 1 है ये बिल्कुल सही कथन है कि प्रत्येक भूकंप का छाया क्षेत्र सर्वथा भिन्न होता है। दूसरा है, भूकंप लेखी। भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री के बाहर किसी भी दूरी पर P एवं S तरंग दोनों तरंगों का अभिलेखन करता है। जो भूकंप उठता है और भूकंप का जो छाया क्षेत्र होता है, मैं अभी चित्र बना के आपको दर्शा रहा हूं। जैसे ये पृथ्वी है
और ये भूकंप का केंद्र है, जिसे हम केंद्र या फोकस के नाम से जानते हैं। इसे मैं F लिख दे रहा हूं। और जब भूकंप बढ़ता है अधिकेंद्र की तरफ, तो इसे हम एपी सेंटर या ई के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसके बाद में भूकंप की जो तरंगे हैं, इस प्रकार से बढ़ती हैं। और आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी का जो कोर है, कोर तरल और ठोस दो प्रकृति का है, डुअल प्रकृति का है। इस प्रकार से जो कोर है आपका बाह्य कोर तरल है, आंतरिक कोर ठोस है। ये क्या है? तरल है। और ये क्या है? आंतरिक कोर ठोस है। जो प्राथमिक तरंगे होती हैं, प्राथमिक तरंगे ठोस, द्रव एवं गैस तीनों प्रकार की अवस्थाओं में प्रवाहित हो जाती हैं। पी वेव्स क्या होती हैं? ये ठोस में चल जाती हैं, द्रव में भी चल जाती हैं और गैस में भी चल जाती हैं। लेकिन जो एस वेव्स होती हैं, एस वेव्स ये केवल ठोस में चलती हैं, ये तरल और गैस में नहीं चलती हैं। जब तरल आता है तो ये तरंगे समाप्त हो जाती हैं। यहां पर जो तरंगे चल रही हैं, ये पी और एस दोनों प्रकार की तरंगे चल रही हैं, और इनका जो क्षेत्र है ये यहां पर टकराती हैं कोर के तरल भाग से, और यहां पर 105 डिग्री का कोण बनाती हैं। इसी प्रकार से यहां पर भी 105 डिग्री तक आते हैं। 0 से 105 डिग्री तक, यानी कि यहां से एपी सेंटर से लेके 105 डिग्री तक पी और एस दोनों प्रकार की तरंगे चलती हैं। पी और एस दोनों प्रकार की तरंगे चलती हैं, लेकिन यहां से जो है एस तरंगे वो समाप्त हो जाती हैं। पी तरंगे तरल में चल जाती हैं। तरल में चलते हुए जब पी तरंगे आती हैं तो ये 145 डिग्री के कोण पे निकलती हैं। इस प्रकार से ये कौन सा आपका क्षेत्र है? 145 डिग्री, 145 डिग्री। और यहां पर आपकी जो तरंगे चलती हैं ये केवल पी वेव्स चलती हैं। ठीक। एस वेव्स यहां पे नहीं चलती हैं। एस वेव्स कहां तक चलती हैं? 0 से 105 डिग्री, यानी कि 105 डिग्री से 105 डिग्री तक की जो तरंगे होती हैं, 105 डिग्री से 105 डिग्री तक जो होता है क्षेत्र, ये इस वेव्स का छाया क्षेत्र होता है। क्या होता है? इस वेव्स का छाया क्षेत्र होता है। लेकिन 105 डिग्री से 145 डिग्री तक का ये वाला जो क्षेत्र होता है, ये P और S दोनों तरंगों का छाया क्षेत्र होता है। ठीक। P S दोनों तरंगों का छाया क्षेत्र होता है। यहां पर ना तो P तरंगे चलती हैं और ना ही S तरंगे चलती हैं। इस प्रकार से 105 डिग्री के बाहर किसी भी दूरी पर P व S दोनों तरंगों का अभिलेखन करते हैं, ये कथन पूर्णतया गलत है। 105 डिग्री से 145 डिग्री तक ना तो P तरंगे चलती हैं ना तो S तरंगे चलती हैं, दोनों ही प्रकार की तरंगों का छाया क्षेत्र होता है। तो कथन केवल एक आपका सही हुआ। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी, कथन एक सही है किंतु कथन दो गलत है। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो कैलाश पर्वत भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है और तिब्बत में स्थित है। ये वर्तमान चीन में आता है। तो कैलाश पर्वत, ये तो कोई ऐसा कुछ है नहीं जो आप ना समझ सकें। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है, भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है और वर्तमान चीन में आता है। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से क्रियाशील ज्वालामुखी हैं? इसमें ज्वालामुखी दे रखा है अकांकागुआ, एटना, किलिमंजारो, विशुवियस। तो माउंट अकांकागुआ जो पर्वत है, ये विश्व का
सर्वोच्च ज्वालामुखी पर्वत है। क्या है ये? विश्व का सर्वोच्च ज्वालामुखी पर्वत है। इसकी अवस्थिति कहां पर है? दक्षिण अमेरिका में। और जो माउंट एच, हाँ, ये किस प्रकार का पर्वत है? ये आपका प्रक्षुप्त पर्वत है। प्रक्षुप्त मतलब अब इसमें विस्फोट नहीं हो रहा है, सुप्त हो गया है। और माउंट एटना जो है, माउंट एटना इटली के सिसिली द्वीप पर, इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। माउंट एटना, सिसिली द्वीप, इटली। ये किस प्रकार का ज्वालामुखी है? ये सक्रिय ज्वालामुखी है। अभी भी इसमें विस्फोट होते हैं। अगला हम देखते हैं किलीमंजारो। किलीमंजारो ये अफ्रीका महाद्वीप पर स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप पर तंजानिया देश में स्थित है। तंजानिया। ये किस प्रकार का ज्वालामुखी है? ये भी प्रक्षुप्त ज्वालामुखी है। प्रक्षुप्त ज्वालामुखी। और विशुवियस जो है, विशुवियस इटली के नेपल्स द्वीप पर स्थित है। कहां पर स्थित है? नेपल्स द्वीप, इटली। और ये किस प्रकार का ज्वालामुखी है? ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इस प्रकार से जो 2 हो गया और 4, यानी कि एटना और विशुवियस आपके सक्रिय ज्वालामुखी हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 2 और 4 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। ये दोनों ही क्रियाशील है। अकांकागुआ और किलीमंजारो ये प्रक्षुप्त ज्वालामुखी वर्तमान में क्रियाशील नहीं है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला सरीसृप, पहला कीट, कवच वाले जीव, पहला स्तनधारी। उपरोक्त घटनाओं को पृथ्वी पर उनके उत्पन्न होने के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये कह रहा है कि सबसे पहले क्या आया था, उसके बाद में क्या आया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला सरीसृप आया था, या कि कीट आया था, या कि कवच वाले जीव आए थे। कवच वाले मतलब जैसे मूंगा जीव हो गया या कछुआ हो गया, ये कवच वाले जीव हैं। या स्तनधारी आए थे, स्तनधारी जैसे मानव हो गया, या जो स्तनधारी जीव जैसे बंदर हो गया, स्तनधारी मछली हो गई। इस प्रकार के जो जीव हैं वो, इनमें सब में पहले सबसे पहले कौन सा आया था? तो सबसे पहले जो आया था वो कवच वाले जो जीव थे वो आए थे। ये सबसे पहले आए थे, तो इसको हम 1 नंबर देते हैं। इसके बाद में आए थे कीट। कीट का मतलब है कीड़ा पतिंगा, और हाँ, इसी प्रकार के जो कीट हैं वो बाद में आए थे। कवच वाले जीवों के कुछ समय के बाद आए थे। इसके बाद में सरीसृप। सरीसृप में आप सबसे बढ़िया उदाहरण डायनासोर, मगरमच्छ, छिपकली, इस टाइप के जो भी जीव हैं जो रेंग के चलते हैं वो सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। तो ये उसके बाद में आए थे। स्तनधारी, स्तनधारी में सबसे पहले जैसे चूहा हो गया, या खरगोश हो गया, या बंदर हो गया, इस प्रकार के जो जीव थे वो स्तनधारी में आए थे। तो सबसे पहले कौन सा आया था? कवच वाले जीव, फिर कीट आए, उसके बाद में सरीसृप, उसके बाद में स्तनधारी आए। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1, 3, 2, 1 और 4। 3, 2, 1 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3, 2, 1 एंड 4 कालक्रमानुसार आपके सबसे पहले कवच वाले जीव, फिर पहला कीट, फिर सरीसृप, उसके बाद में स्तनधारी जीव आए थे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय।